नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी अध्ययन में। मैं हूँ शरद। आज हम भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। भारत के संविधान को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम भारत के संवैधानिक विकास को समझें। दोस्तों, 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से 15 वर्षों के व्यापारिक अधिकार को लेकर भारत आई, तो उसका उद्देश्य केवल भारत से व्यापार करना था। लेकिन जैसे जैसे उनका व्यापार आगे बढ़ते गया, उन्हें धन की प्राप्ति होती गई और वो धीरे धीरे सैन्य रूप से भी सक्षम होने लगे। तो उसके बाद उन्होंने युद्ध करना शुरू किए। 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लेने के बाद अब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगने लगा था कि अब उन्हें भारत पर शासन करना चाहिए और धीरे धीरे राज्यों को जीतना चाहिए। अब तक जो है वो बंगाल, मद्रास और मुंबई जैसे 3 बड़े राज्य जीत चुके थे और तीनों ही जगहों पर अपने अपने गवर्नर नियुक्त कर चुके थे। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत पर शासन करने की दिशा में जो सबसे पहला कदम उठाया गया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से उन्होंने क्या बदलाव किए और इस एक्ट से एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न आते हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कंपनी ने सबसे बड़ा परिवर्तन किया वो ये था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। अर्थात बंगाल में जो गवर्नर था उस गवर्नर को अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर जनरल को कर दिया गया। अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और उसके अधीन मद्रास और बम्बई के गवर्नर होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने, जिनका कार्यकाल 1773 से लेकर 1785 तक रहा। अर्थात वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के क्या थे, गवर्नर थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल 1773 से 1785 तक रहा। उसके बाद इसी रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। देखिए, वर्तमान जो उच्चतम न्यायालय है ये उस न्यायालय से हटकर था। इस न्यायालय की जो स्थापना है वो कब की गई थी, 1774 में। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में, ये किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट, यानी कि कुल मिला के 4 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मेनली पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ से बनते हैं। पहले पॉइंट में पूछा जाता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इन 2 पॉइंट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और हमारे पास एक और पॉइंट है 5वां कि ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अर्थात अब कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कंपनी की गवर्निंग बॉडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्त किए गए, जिसमें कितने सदस्य होते थे, 24। इन 24 सदस्यों के माध्यम से कंपनी के कार्यों पर क्या रखा जाता था, नियंत्रण। तो उम्मीद है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया होगा। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1781 ईस्वी में एक एक्ट लाया गया था, जिस एक्ट का नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल नहीं के बराबर पूछे जाते हैं। लेकिन इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार किसके द्वारा दिए गए थे, 1781 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से। देखिए, विधि बनाने के अधिकार जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल को थे। ठीक है। अब चूंकि बंगाल में गवर्नर जनरल नियुक्त ही हो गए थे, इसलिए बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा की विधि आप कौन बनाएगा,
कलकत्ता की सरकार यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट से। किसके माध्यम से? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस शब्द को समझें, द्वैध शासन। देखिए, द्वैध शासन का अर्थ होता है कि हमारे पास जो मामले हैं उन मामलों को दो हिस्सों में बांट लेना और उन दो हिस्सों के लिए अलग अलग प्रशासन नियुक्त करना। तो कंपनी में अब तक क्या होता था कि कंपनी केवल व्यापार करती थी तो केवल व्यापारिक मामले होते थे, लेकिन चूंकि अब कंपनी प्रशासन भी करने लगी थी तो इसीलिए कंपनी के पास में व्यापारिक मामलों के साथ साथ राजनीतिक मामले भी हो गए थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था की गई और कंपनी के जो राजनीतिक मामले थे उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था की गई। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए भी खास है क्योंकि भारत में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए। इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दरअसल इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितने भी क्षेत्र जीत चुकी थी उन क्षेत्रों को कंपनी के अधीन क्षेत्र नहीं कहा जाता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो भी क्षेत्र कंपनी ने भारत में जीते थे उन क्षेत्रों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र कहा जाने लगा। आगे आते हम लोग 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए, 1793 से लेकर 1853 तक कुल मिला के 4 चार्टर एक्ट बनाए गए थे। ये कंपनी के प्रशासन की दिशा में पहला चार्टर एक्ट था 1793 का चार्टर अधिनियम। तो सबसे पहले इसने भारत पर व्यापार के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वो कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिए? 20 वर्षों के लिए। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक अधिकार किससे लेकर आई थी? ब्रिटिश सरकार से। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही वेतन भुगतान किया जाएगा। तो कंपनी के कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जो पहली व्यवस्था है वो 1793 का चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई थी। अर्थात अब कंपनी के जितने भी लोग भारत में कार्य करेंगे उन सबको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारत के राजस्व से। इसने गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। तो इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद आता है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस 1793 के चार्टर एक्ट से आपको जो मूल प्रश्न ध्यान रखना है वो ये था कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को जो है 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था और भारतीय राजस्व से कंपनी के कर्मचारियों को वेतन देने की व्यवस्था की गई थी। ये 2 पॉइंट आपको मेनली याद रखना है। इसके बाद आता है, देखिए, ये 1793, उसके बाद में व्यापारिक अधिकार को कितने सालों के लिए बढ़ाया गया? 20 सालों के लिए। इसके बाद 1793 + 20 1813। तो इसके बाद जो एक्ट बना वो बना 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो इसके माध्यम से क्या क्या परिवर्तन किए गए हम लोग देखते हैं। पहला, कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, अर्थात इसका मतलब ये है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद आता है कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन चाय पर एकाधिकार रहा। देखिए, यहाँ पर एक शब्द है व्यापारिक अधिकार और व्यापारिक एकाधिकार। दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी तो ब्रिटेन के द्वारा केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी का प्रारंभ होता है तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटेन में जो है औद्योगिक क्रांति होती है और जैसी औद्योगिक क्रांति होती है तो वहाँ पर कपड़ा उद्योग जो है
फलने फूलने लगता है। और उन कपड़ों को जो है भारत में बेचने के लिए इस कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया जाता है, समाप्त, जिससे कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी भारत में आकर व्यापार कर सके। इसलिए जो है यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है कि व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त, क्योंकि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होंगे तभी ब्रिटेन के दूसरे लोग भी भारत में आकर व्यापार कर पाएंगे। फिर आता है शिक्षा पर कंपनी द्वारा 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च। दरअसल 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी ने ये सोचा कि यदि भारतीयों के दिल में हमदर्दी, हमारे लिए हमदर्दी पैदा करना है, या यूँ कहें कि इन लोगों के मन में थोड़ा सा बसना है, तो हमको जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर खर्चे करना चाहिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने का सोचा। हालांकि ये काम वो कोई मन से नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगा कि हो सकता है कि भारतीयों के दिल में थोड़ी सी जगह बनाई जाए, या फिर यूँ कहें कि उन्होंने सोचा कि चलिए ठीक है, थोड़ा बहुत इनके लिए खर्चा कर देते ताकि भारतीयों को लगे कि ये हमें लूटने नहीं आए हैं, हमारे ऊपर खर्च करने आए हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत आकर धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई। तो ईसाई मिशनरियों को जो है भारत में आकर धर्म का प्रचार करने की छूट किस एक्ट के माध्यम से दी गई, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से। इसके बाद भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्ति पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया और कर भुगतान न करने पर दंड की क्या की गई, व्यवस्था। तो इस एक्ट के माध्यम से स्थानीय सरकारों को ये पावर दिए गए कि वो किसी व्यक्ति पर कर लगा सकती है, और यदि वो व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है तो उस व्यक्ति पर दंड भी आरोपित कर सकती है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट कि कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया, 1813 के माध्यम से, और चीन और चाय पर व्यापारिक अधिकार अब भी बना रहा है। देखिए, चीन और चाय से तात्पर्य ये है कि कंपनी चाय का व्यापार कर सकती है और भारत के पड़ोसी देश चीन के साथ में व्यापार कर सकती है। तो इस मिशनरियों को भारत में आकर धर्म का प्रचार करने की छूट किस एक्ट के माध्यम से दी गई, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। एक ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, और एक शिक्षा पर कंपनी द्वारा 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष खर्च। ठीक है, ये 2 मेन पॉइंट्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको दोनों को आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो 1813 में कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए, इसलिए अगला चार्टर एक्ट कब बनाया गया, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। देखते हैं इसमें, तो कंपनी का व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी कि अब ना तो वो कंपनी चाय का व्यापार करेगी, ना पड़ोसी देश चीन से व्यापार कर पाएगी। तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाए गए, लेकिन कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः क्या हो गया, समाप्त। यानी कि अब ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी कि वो भारत में आकर व्यापार कर सके। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि 1833 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स की मंशा पूरे भारत पर राज करने की थी और बहुत सारे क्षेत्र वो ऑलरेडी जीत चुके थे। तो अगला पॉइंट, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये प्रश्न, ये जो पॉइंट है, 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो आपसे पूछा जाएगा बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो दोनों एक ही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तीसरा, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। तो प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मैकाले। देखिए, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए। जब हमने 1773 ईस्वी का एक्ट पढ़ा था तो आपको याद होगा, यहाँ पर हमने कहा था कि 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का क्या गया था, गठन। इस 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद में धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ती रही, और इसमें अब जो है
गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की क्या की गई, नियुक्ति। तो प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो है इस पॉइंट को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद रखना ही है, क्योंकि भारत में जो है प्रथम विधि सदस्य कौन थे, लॉर्ड मेकाले, जिनके जिनकी अध्यक्षता में भारत का पहला विधि आयोग बना था। इसके बाद आता है 1833 के एक्ट के तहत 1843 में लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा दास्ता का अंत किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया है और एमपीपीएससी में 2-3 बार भी आ चुका है ये, कि दास्ता का अंत कब किया गया था। तो दास्ता का अंत जो है, यानी कि दास प्रथा का अंत जो है 1843 में किसके द्वारा किया था, लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। देखिए, खुली प्रतियोगिता से आयोजन का तात्पर्य ये है कि 1833 के पहले जब सिविल सेवकों की भर्ती की जाती थी तो जातिगत आधार पर की जाती थी, अर्थात उच्च वर्गों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो 1833 के एक्ट के माध्यम से अब जो है खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाने लगी थी, अर्थात अब सभी वर्गों को जो है इसमें मौका दिया जाने लगा था। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना है, की पॉइंट्स। पहला कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार विधि सदस्य के रूप में किसको रखा गया, लॉर्ड मेकाले को। ठीक है, और दास्ता का अंत किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा सन 1833 में। दरअसल ये 1833 के एक्ट में ही प्रावधान किया गया था कि दास्ता का अंत किया जाएगा, लेकिन चूंकि इसको लगभग 10 साल लग गए पूर्णतः समाप्त करने में, और 1843 में ये जो है समाप्त हो। अब चार्टर एक्ट के प्रावधानों में जो अंतिम चार्टर एक्ट बना था वो बना था 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति नियुक्त की गई थी। तो इस चार्टर एक्ट के माध्यम से एक मेकाले समिति बनाई गई थी जिसने भारतीय सिविल सेवा के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसने भारतीय अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। तो भारतीय लोगों को उच्च सिविल सेवा के पदों पर जो जाने की शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। दूसरा पॉइंट, विधि सदस्य को पूर्णकालिक दर्जा। दरअसल यहाँ पर देखा हमने कि प्रथम विधि सदस्य कौन बने थे, लॉर्ड मेकाले। तो लॉर्ड मेकाले प्रथम विधि सदस्य बने जरूर थे, लेकिन इनको न तो सलाह देने का अधिकार था न ही वोट देने का अधिकार था परिषद में। तो 1853 में जो चार्टर एक्ट बना, उस एक्ट के माध्यम से विधि सदस्य को पूर्णकालिक अधिकार दिए गए, यानी कि अब वो सलाह भी दे सकता था और वोट भी दे सकता था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे एक्ट समझ में आया होंगे। ये जितने भी एक्ट हम लोगों ने पढ़े, इन एक्ट को कहा जाता है कि कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास। 1857 की क्रांति के पूर्व 1773 से लेकर 1853 तक के जितने भी एक्ट बने, उन सभी एक्ट को भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास कहा जाता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।